नमस्ते। मेरे इस देश के भविष्य, मेरे इस देश की जान, मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज मैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा कि जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक इसकी ज़रूरत रहेगी, और पढ़ाई जब आप खत्म कर देंगे तो उसके बाद भी आपकी जो दिनचर्या है उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं इसे आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पढ़ाई के बाद जब किसी कंपटीशन में उतरोगे तो इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी, इसके नॉलेज की सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं मनोज चौधरी आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी योद्धाओं को, उन सभी वीर योद्धाओं को थैंक्स कहना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ और हृदय से उनको नमस्कार करना चाहता हूँ, जो इस कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी से हमें अपने घर पर सुरक्षित रख रहे हैं और खुद मैदान में उतरकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे उन मरीजों की रक्षा कर रहे हैं, उन मरीजों को देख रहे हैं जो इससे पीड़ित हैं। और मैं थैंक्स कहना चाह रहा हूँ उन मीडिया कर्मियों का, उन डॉक्टर्स का, उन नर्स का, उन सफाई वालों का, जो बड़ी ही साहस के साथ घर से बाहर घूम रहे हैं और हमें घर में सुरक्षित रख रहे हैं और हमें पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारी हर ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। घूम घूम करके पुलिस वाले हमारी रक्षा कर रहे हैं, अपने विभिन्न प्रकार के गाली सुनाकर, बहुत सारे मनोरंजन करा करके हमको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ उन सभी पुलिसकर्मियों का जो इतनी ईमानदारी के साथ, इतनी कर्तव्य निष्ठा के साथ हमारे इस देश के लिए समर्पित हैं। और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ उन सभी अभिभावकों का, उन सभी पेरेंट्स का जो अपने घर पर रहकर अपने बच्चों को पूरा टाइम दे रहे हैं और इस लॉकडाउन की जो भी स्थितियाँ बनाई गई हैं, जो भी शर्तें बनाई गई हैं, उन सभी शर्तों का पालन करते हुए अपने बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं, बच्चों की ऑनलाइन स्टडी में उनकी पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। तो मैं सभी उन पेरेंट्स को थैंक्स कहना चाहता हूँ, नमस्ते करना चाहता हूँ कि वे वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय वर्क कर रहे हैं। वे कभी भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन आज किसी भी स्थिति में सही, बेशक ये बहुत ही बुरी स्थिति है, लेकिन फिर भी हम अपने घर पर अपने बच्चों के साथ खुश हैं सभी। और उनका रीज़न है सिर्फ ये, हमारे जो मैदान में उतरकर जितने भी वीर योद्धा लगे हुए हैं और इस कोरोना वायरस की इस लड़ाई से लड़ रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ अपने उन अध्यापकों का जो विभिन्न परिस्थितियों में भी वे अपने घर पर रह करके आपको ऑनलाइन स्टडी दे रहे हैं। वे किसी भी तरह से व्यवस्था करके, बोर्ड नहीं है तो बोर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं, चौक नहीं है चौक की व्यवस्था कर रहे हैं, मोबाइल नहीं किसी पड़ोसी का मोबाइल ले रहे हैं, किसी न किसी तरह से वे आपको ऑनलाइन स्टडी की व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। तो मैं उन सभी पूरे देश के, पूरे विश्व के उन सभी शिक्षकों को थैंक्स कहता हूँ और मैं हृदय से, अपने हृदय से उनको नमस्ते करता हूँ कि वे वास्तव में सभी बहुत ही सराहनीय वर्क कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। पूरे विश्व को वे इस तरह से ऊर्जा दे रहे हैं जैसे ये सूर्य पूरी पृथ्वी को ऊर्जा देता है। वे वास्तव में एक हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और वास्तव में हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। वास्तव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सारी ऊर्जा ले रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। वेरी वेरी थैंक्स हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को कि वे वास्तव में हमें अपने घरों पर सुरक्षित रख रहे हैं। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। थैंक्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है
वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या है बता देते हैं। द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री कंसर्न विद ascertaining length, एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अर्थात मेंसुरेशन एक मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंतर्गत हम लेंथ, एरिया और वॉल्यूम्स की बारे में डिस्कस करते हैं। और आपको ये बता दें कि फादर ऑफ मेंसुरेशन कौन थे। मेंसुरेशन को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया, तो बेटा आपको बता दें मेंसुरेशन के थे लियोनार्ड डिक्स, जिनका जन्म 1515 में हुआ था और 1559 में उनका देहांत हो गया था। जो 44 वर्ष की एज में ही उनका देहांत हो गया था। वे भगवान को प्यारे हो गए थे और उन्होंने मेंसुरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसे हम 2 डायमेंशन शेप कहते हैं, 2D कहते हैं, और जिसके अंतर्गत रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल आते हैं। और दूसरा 3D शेप अर्थात 3 डायमेंशन शेप, जिसके अंतर्गत क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और सारे कुछ आते हैं। इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये 2D शेप और 3D शेप का मतलब क्या है। 2D शेप का मतलब है जिसके अंदर एक ऐसा सरफेस होता है, जिसके अंदर एक सिंगल सरफेस होता है और उस सरफेस की सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, उसकी हाइट नहीं होती। सिंगल वन सरफेस होता है। दूसरा 3 डायमेंशन शेप, इसके अंदर एक से अधिक 3D डायमेंशन शेप में एक से अधिक सरफेस होते हैं, और यदि एक से अधिक सरफेस होते हैं तो लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ उसमें हाइट भी होती है। दोनों को ध्यान से समझ लीजिए कि 2D शेप में केवल लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और सरफेस केवल और केवल 1 होता है, और 3D शेप में लेंथ होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, और इसमें जो सरफेस होते हैं, नंबर ऑफ सरफेसेस 1 से ज्यादा होते हैं, मोर देन 1। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि 2D शेप कैसे होती है और 3D शेप कैसे होती है। मैं सबसे पहले मेंसुरेशन में 2D शेप के लिए फॉर्मूले आपको बता देता हूं, जो 3D शेप में सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और सर्कल। इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। ट्रायंगल का 3D शेप में कम यूज होता है, लेकिन अभी हम केवल आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल के बारे में बताएंगे। जरूरत पड़ने पर हम ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, क्योंकि ट्रायंगल भी ज्योमेट्री के पार्ट है, लेकिन वह पार्ट थोड़ा सा अलग है। तो पहले हम लेते हैं मेंसुरेशन फॉर्मूलाज फॉर 2D शेप। सबसे पहला हम आपका लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की पहचान, मैंने आपसे कहा था रेक्टेंगल में केवल और केवल 1 सरफेस होता है, अर्थात हम उसे केवल एक तरफ से ही देख सकते हैं। आप ऐसे मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, आप उसी रूम को ध्यान से देखिए। जिस रूम के अंदर आप बैठे हुए हैं, जो फर्श है उस फर्श को ध्यान से देखिए। उसमें एक लेंथ है, उसमें एक ब्रेथ है, उसमें कोई हाइट नहीं है, ठीक है। तो उसी को हम जिस पर आप खड़े हुए हैं, जिस पर आप बैठे हुए हैं, वही उसमें केवल एक सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, अर्थात वो जो सरफेस है वही आपका रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल के फॉर्मूले कैसे बनते हैं। रेक्टेंगल की शेप जब हम ड्रॉ करते हैं किसी पेपर पर, तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं, अर्थात इस वाले पार्ट को हम लेंथ कहते हैं, जो पार्ट बड़ा होता है उसे लेंथ कहते हैं, और जो पार्ट थोड़ा छोटा होता है उसे हम ब्रेथ कहते हैं। आपको यही बता देते हैं, लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं और ब्रेथ को हम B से डिनोट करते हैं। यदि हम लेंथ को L से और ब्रेथ को B से डिनोट करते हैं तो इनके फॉर्मूले क्या बनते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला बनता है, सबसे पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की एक पहचान मैं आपको और बता देता हूं कि यहाँ पर जो कोने होते हैं, जिन्हें हम कॉर्नर कह सकते हैं, यानी दो साइडों के बीच में, किन्हीं भी दो साइडों के बीच में 100% 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको बता देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। अर्थात एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू LB यूनिट स्क्वायर।
मैंने यहाँ यूनिट स्क्वायर क्यों कहा है, क्योंकि यूनिट की जगह पर आपका मीटर भी आ सकता है, सेंटीमीटर आ सकता है, या कोई भी मेजरमेंट का यूनिट आ सकता है। ये जैसा क्वेश्चन दिया हो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कह सकते हैं। और दूसरा पार्ट, दूसरा इसमें जो फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ आउटर ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स। सम ऑफ आउटर ऑल साइड का मतलब हो गया, देखो ये भी एल है, ये बी है, ये एल है, ये बी है, इन सभी को ऐड कर दीजिए। एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये हो जाएगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये हो जाएगा आपका 2l प्लस 2b, और ये 2l प्लस b। अर्थात हम ये कह सकते हैं, पेरीमीटर को मैं पी से डिनोट करता हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस b, और यहां हो जाएगा यूनिट। केवल एरिया में ही स्क्वायर आता है, यहां पर यूनिट स्क्वायर मैंने यहां क्यों लिखा, क्योंकि केवल एरिया में आता है, क्योंकि वहां पर दो साइड्स का एक साथ मल्टीप्लाई होता है। तो जब मल्टीप्लाई होगा, जैसे मान लीजिए मीटर आता है, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंगल सिंगल साइड आ रही है, तो सिंगल ही उसका यूनिट होगा। और तीसरा जो इसका फॉर्मूला है वो है बेटा रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करना। ये डायगोनल कैसे फाइंड किया जाता है, तो बेटा आपने ट्रायंगल में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, राइट ट्रायंगल। देखो ये राइट ट्रायंगल बनता है आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका राइट ट्रायंगल बनता है। और राइट ट्रायंगल में जिसमें ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेटा मैं डायगोनल का यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, जिसे हम डी कह सकते हैं, जिसे हम डी कह सकते हैं। डी हम कैसे निकालेंगे, चलो पहले निकालना बता देते हैं। मान लीजिए ये डी है आपका, ये डायगोनल डी है, तो हम क्या लिखते हैं बेटा, ध्यान से देखें। एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, अर्थात h स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई पीजीटी। यहाँ पे जो 90 डिग्री के ठीक सामने होता है वो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, डी है, तो डी का स्क्वायर। यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, एल है, तो एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, बी है, तो बी स्क्वायर, यानी कि डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका हो जाएगा बेटा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। और अब स्टार्ट करते हैं आपका स्क्वायर। रेक्टेंगल हो गया, अब स्क्वायर स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर में क्या होता है बेटा, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती हैं स्क्वायर में। अब मैं आपको बताया था 2D का मतलब होता है जिसमें सिंगल सरफेस होता है, सिंगल वन सरफेस होता है। तो अब इसमें लेंथ को भी हम, ये लेंथ होती है मैंने आपको बताया था, लेकिन ये भी ए मान लिया गया। दूसरी बात, ये बी होती है, इसको भी ए मान लिया गया। अर्थात यहाँ पर यानी एक तरह से मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल ही होता है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों एक जैसी होती है, दोनों इक्वल होती हैं, वो आपका स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर में बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ, यहां पर हम लिख लेते हैं ईच साइड, लेट कर लेते हैं ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए यूनिट। मीटर है, सेंटीमीटर है, हमें ये नहीं पता, सिर्फ यूनिट लिख देते हैं हम। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ भी यहां पर हमने ए मान रखी है और ब्रेथ भी यहां पर हमने ए मान रखी है। लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब ए मल्टीप्लाई ए हो गया, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। अब दूसरा होता है बेटा इसका पेरीमीटर।
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? वही फॉर्मूला है आपके पास, यानी चारों साइडों को प्लस कर दीजिए, जो भी चारों साइड है उनको प्लस कर दीजिए। ये होगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a यूनिट। और आपका तीसरा फॉर्मूला है आपका डायगोनल। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ पे जो यहाँ पर ट्रायंगल बना है राइट ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का है ये, यहाँ पे जो राइट ट्रायंगल बना है बेटा ये बनेगा, यहाँ पे ये डी डायगोनल मान लेता हूँ। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अभी होगी, ये डी कह रहा हूँ इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर। इट इम्प्लाइज b हो जाएगा आपका, देखिए इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो a तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ 2 अंदर रह जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर b इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट 2 यूनिट, यानी ये हो गया आपका डायगोनल स्क्वायर। बेटा सर्कल क्या होता है? मैंने आपको बताया था सर्कल में भी सिर्फ एक ओनली वन सरफेस होता है। तो ये सरफेस की बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं। सर्कल के सरफेस कितने होते हैं? 1 होता है। अब सर्कल में ये जो बाहर का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, मान लो व्यक्ति यहाँ पे है, ऐसे वाले ये पार्क होते हैं, आपने बहुत सारे पार्क देखे होंगे सर्कल टाइप के। तो इस तरह से आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऐसे चलते हुए किनारे किनारे चलते हुए यही वापस आ जाते हैं एक सर्कल की शेप में चल करके। तो ये सर्कल पार्ट हो गया, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। जो बाहर का जो पार्ट है, यानी सम ऑफ आउटर लेंथ्स क्या हो जाएगी ये? तो ये हम इसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और इस वाले पार्ट को जो बिल्कुल इस सर्कल के बिल्कुल मिडिल में होता है, बिल्कुल बीच में होता है, तो हम इस वाले पार्ट को बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, जिसे हम मोस्टली ओ से डिनोट करते हैं। और मैं आपको बताया था ये जो आउटर साइड वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और सर्कमफ्रेंस को हम मोस्टली सी से डिनोट करते हैं। अब इसमें एरिया क्या होता है? देखो एरिया का मतलब है ये पूरा कवर कर देना। ऐसे मान लीजिए कि आपने एक ग्राउंड बनाया सर्कुलर और उसमें घास लगा दिया आपने, घास लगा के पूरा एरिया आपको ग्रीन ग्रीन दिखने लग गया, तो वो जो ग्रीन पार्ट होगा, जो सरफेस होगा, वो सिंगल सरफेस का जो, उसी को हम एरिया बोलेंगे। यहाँ पर एरिया पता करने के लिए हमें यहाँ पर साइड पता होनी चाहिए। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ नहीं होती, इसमें एक साइड होती है डायमीटर, इसमें एक मेन चीज होती है डायमीटर और रेडियस। डायमीटर और रेडियस क्या होते हैं आप ध्यान से समझिए। मानिए मैं आपको डायमीटर और रेडियस समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ये आपका है सेंटर ऑफ सर्कल, आप कोई व्यक्ति सर्कमफ्रेंस पर यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो उस किनारे किनारे नहीं जाकर के वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट चलता है और उसके सेंटर से होते हुए स्ट्रेट जाता है, सेंटर से होते हुए, और सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट पर आ गया। सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट पर आ गया, बाहर नहीं गया, सर्कल से बाहर नहीं गया। यहाँ भी सर्कल के बिल्कुल सर्कमफ्रेंस पे था, पॉइंट पे था, सर्कल पर ही था। तो यहां से लेकर के यहां तक चला, कहां से होते हुए गया? वो सेंटर से होते हुए गया। यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से होकर जाती है, इस स्ट्रेट लाइन को हम डायमीटर कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। और डायमीटर का जो आधा पार्ट होता है हम उसे रेडियस कहेंगे। आप ध्यान से समझें, जैसे ये है, यहां से सेंटर से आप कहीं भी स्ट्रेट चले जाओ सर्कमफ्रेंस तक, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। मान लीजिए आप यहां से गए, बिल्कुल स्ट्रेट गए और आप यहां तक पहुंच गए, सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पर पहुंच गए, तो हम इसको आर कहेंगे। आप यहां से इधर भी जा सकते हो, यहां से आप इधर भी जा सकते हो, यहां से आप इधर भी जा सकते हो, यहां से इधर भी जा सकते हो, अर्थात ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके रेडियस हो जाएंगे। और रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आर लिखा है। तो अगर डायमीटर में और रेडियस में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूं दोबारा से कि डायमीटर को हम डी से डिनोट कर देंगे
डायमीटर डिनोट करेंगे d से और रेडियस को डिनोट करेंगे हम r से। और इनका जो आपस का रिलेशन है वो आपको बता देता हूं। जो आप यहाँ देख पा रहे हो, मैंने कहा कि यहां से यहां तक जाने पर ये रेडियस बनता है, ये बन गया आपका r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि रेडियस का डबल होता है आपका डायमीटर। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। या फिर आप इसे वैसे भी कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, अर्थात d इज इक्वल टू 2r। मेन फॉर्मूला बन गया आपका ये, d इज इक्वल टू 2r। और जब r निकालना हो तो r इज इक्वल टू d अपॉन 2, आप ऐसे भी कह सकते हैं। आपके एक ही फॉर्मूला है, हम जिसे दो तरह से बता रहे हैं। अब जब आपको डायमीटर और रेडियस की जानकारी हो गई है तो अब आपको बता देते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। अब आप एरिया ऑफ सर्कल को भी सीख लीजिए। मैं दोबारा से यहां पर सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, जिसमें ये आपका सेंटर है, ये आपका आर है। यहां पर एरिया का मतलब होता है ये पूरा पार्ट। जैसे कि आप ऐसे कर मान लीजिए, मैं एक दूसरा सर्कल यहां ड्रॉ कर देता हूं और मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ऐसे करके। ये जो पार्ट है ये आपका एरिया कहलाएगा, एरिया। इस एरिया को कैसे निकालेंगे, और मैंने आपको बताया था ये किनारे किनारे जब हम चलेंगे ऐसे करके, जब हम ऐसे चलेंगे ऐसे करके, इसे हम सर्कमफ्रेंस कहेंगे। किनारे किनारे चलने पर जो बनता है वो सर्कमफ्रेंस बनेगा। तो यहाँ पे दो चीज फाइंड करनी है, एक एरिया फाइंड करना है और एक सर्कम फाइंड करना है। अब आप पहला पॉइंट सीखिए, एरिया। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर ये यूनिट स्क्वायर, मैंने यहाँ पे एक नई चीज ले ली है पाई, ये मैंने ले लिया पाई, पी आई ई, पाई। ये पाई क्या होती है, पाई एक कांस्टेंट टर्म होता है। ये पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, यानी 22/7। पाई को हमेशा 22/7 होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यू होती है ये पाई, और पाई की जो वैल्यू होती है हमेशा 22/7 करके ही रखते हैं। और दूसरी आपका फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस, C इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे करके बोलते हैं पाई मल्टीप्लाई डायमीटर, या फिर C की वैल्यू हम पाई मल्टीप्लाई डायमीटर क्या होता है आपका 2r होता है, इसलिए हम C इज इक्वल टू 2 पाई r यूनिट भी कह सकते हैं। मैंने आपको सर्कल के बारे में बताया, और एक चीज आपको और बता देता हूं मैं कि कई बार एक रिंग का चित्र होता है, रिंग। मैं आपको यहीं पर रिंग के बारे में और बता देता हूं, क्योंकि जब हम 3D पढ़ाएंगे तो हम बार बार वह रिंग का जिक्र करेंगे। रिंग के बारे में कहेंगे कि ये रिंग है, तो रिंग क्या होती है। तो बेटा रिंग होती है इस तरह से, जैसे कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं इनको, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यदि मैं इस पूरे बड़े सर्कल में से इस छोटे सर्कल को निकाल कर बाहर रख लूं, अब ऐसे समझ लीजिए, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। सिर्फ ये वाला आपका पार्ट बचेगा, ये वाला। अर्थात अब जो बचा है वही आपका रिंग है। ये आपका है O, और बाहर के लिए यदि बात करूं तो इसमें जब दो सर्कल थे तो रेडियस भी दो होंगी। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये जो रेडियस है इसे कैपिटल R मान लेता हूं, बड़े सर्कल के लिए कैपिटल R मान लेता हूं, और छोटे सर्कल के लिए मैं स्मॉल r मान लेता हूं। स्मॉल सर्कल स्मॉल r, लार्ज सर्कल लार्ज r। तो मैंने इस तरह से इनको मान लिया है। अब आप क्या करेंगे, रिंग का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ रिंग हम करेंगे एरिया ऑफ लार्ज सर्कल।
माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, यानी एरिया ऑफ रिंग क्या हो गया, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल में लार्ज सर्कल की रेडियस हमने आर ली थी, तो वहां पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे के लिए हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई हम यहाँ पर कौन ले लेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एरिया ऑफ रिंग अब जो बना, एरिया ऑफ रिंग अब जो बना वो ये बनेगा पाई। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप पढ़ते आए हो अलजेब्रा में, तो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे लिख देंगे आर प्लस आर और आर माइनस आर। इस तरह से हम एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला बना लेते हैं। और एरिया ऑफ रिंग का सबसे ज्यादा जो जब हम चर्चा करेंगे तो 3D शेप में करेंगे। और अब मैं आपका स्टार्ट करूंगा 3D शेप।